सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया है, मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद गोयल और मैं हूँ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एट आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बठिंडा। आज मैं आपको स्टडी स्किल्स और लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट रिजल्ट उनका अच्छा नहीं निकलता, उनकी आउटपुट अच्छी नहीं निकलती। तो मैं अपना टॉपिक एक वुड कटर की स्टोरी से शुरू करता हूँ। ये वुड कटर की स्टोरी मैंने डॉक्टर तेजिंदर सिंह, जो कि सीएमसी लुधियाना में अभी आजकल प्रिंसिपल भी हैं और मेडिकल एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज हैं और पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर भी हैं, मैंने ये कहानी उनसे पहली बार सुनी थी, वुड कटर की स्टोरी। तो दो वुड कटर थे। एक वुड कटर था जो कि सुबह से शाम तक पेड़ काटता रहता था और दूसरा वुड कटर था जो हर पेड़ को काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को तीखी करता था। देखा गया कि जो वुड कटर हर पेड़ काटने के बाद अपनी एक्स को शार्पन कर रहा था, वो एट द एंड ऑफ द डे ही कुड कट 20 ट्रीज, बट दूसरा वुड कटर जो अपनी एक्स को शार्पन नहीं कर रहा था, ही कुड कट ओनली 10 trees, although he worked 10 times more than the other woodcutter. So what's the lesson we have learned from this story? That it's very necessary that we should sharpen the axe. Similarly for students क्या करते हैं, वो मेहनत तो करते हैं बट वो स्टडी टेक्निक्स यूज नहीं करते, तो इससे उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे कुछ स्टडी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे कि एक तरह की आप अपने आप को शार्पन द एक्स से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, स्टूडेंट्स को पहले बताना चाहिए कि हाउ टू रीड वो रीड करते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है SQ3R। अगेन ये टेक्निक मैंने डॉक्टर तेजिंदर सिंह की बुक, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, इनकी ये बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इसमें एक चैप्टर है हाउ टू स्टडी, मैंने उस चैप्टर से ये टेक्निक सीखी है। SQ3R का मतलब क्या होता है? देखो ये फोर्थ ए है, S का मतलब होता है सर्वे और स्कैन। तो जब भी हमने कोई चैप्टर पढ़ना है या कोई बुक पढ़नी है, सबसे पहले हमें उसको स्कैन करना चाहिए, उसका सर्वे करना चाहिए। सर्वे का मतलब होता है कि आप उसके जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं या कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, कुछ फिगर्स हैं, आप उनको देखो और ये सर्वे कम से कम आप 5 बार करो। मिनिमम 5 टाइम्स दिस सर्वे शुड बी डन। इस सर्वे का क्या फायदा होगा? इसमें अगर आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज है रिगार्डिंग दैट टॉपिक तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है लर्निंग के लिए, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करना चाहिए, बिकॉज जो हम नई चीज लर्न करते हैं वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही बिल्ड होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रिंसिपल है जो हमें सभी को याद रखना चाहिए कि वी बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड if it is already there we should activate the previous knowledge। और इस सर्वे और स्कैनिंग मेथड से हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है रीडिंग का। सेकंड स्टेप है क्यू का मतलब होता है क्वेश्चंस। आप सबसे पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चंस तैयार कीजिए। क्वेश्चंस तैयार करने का एक मेथड होता है हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। आप इन एडजेक्टिव्स को साथ में लगा के अपने माइंड में कुछ क्वेश्चन तैयार कीजिए। क्वेश्चंस आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और अगर आपको खुद को मुश्किल हो रही है तो आमतौर पे आजकल हर चैप्टर के पीछे, हर बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप उनको क्वेश्चंस को रीड कीजिए और मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस तैयार कीजिए। ये था सेकंड स्टेप हमारा क्यू। क्वेश्चन के लिए कुछ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आजकल लाइब्रेरीज में, मार्केट में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आप उन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं। क्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 3R। इसमें फर्स्ट R है रीड। तो देखिए ये रीडिंग का जो है ये थर्ड स्टेप है और आमतौर पे हम गलती क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं इसको, हम स्टेट में क्या करते हैं रीडिंग शुरू कर देते हैं, बट रीडिंग थर्ड स्टेप है। रीडिंग से पहले हमें
सर्वे और क्वेश्चन वाला स्टेप पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद हमें रीडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आर का मतलब होता है रिसाइट। अब रीड करने के बाद आप अपने मन में आपने को जो समझ लगा है आप कुछ नोट्स बनाइए अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ लगा है रीडिंग के बाद, जो आपके मन में क्वेश्चंस आपने पहले तैयार किए थे स्टेप 2 में, आप उनके कुछ आंसर लिखें, अपने कुछ नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि हाउ टू मेक नोट्स। तो ये हमारी सेकंड आर थी रिसाइट। उसके बाद थर्ड आर आती है रिव्यू। आप उसके बाद सारा प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करिए और रिवाइज कीजिए। देखिए रेपिटिशन जो होती है बहुत जरूरी होती है। हम कहते हैं कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। रेपिटिशन का क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट हेडिंग था जो मैंने आपको बताया है हाउ टू रीड। इसके लिए ये SQ3R मेथड है जो आपको यूज करना चाहिए। SQ3R, S अगेन मैं बता रहा हूँ, S stands for survey, Q for questioning, R for reading, then next R for recite and third R is for review। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ हाउ टू रीड फास्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें फास्ट रीडिंग देनी चाहिए। आप अगर फास्ट रीडिंग देंगे तो उससे एक तो कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, एक आपकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है और एक आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, और रेपिटिशन आप तभी ज्यादा बेटर कर सकेंगे अगर आप फास्ट रीड करेंगे। तो ये फास्ट रीडिंग का जो मेथड है ये मैंने ये राज बपना की बुक है इससे सीखा था। राज बपना माइंड पावर स्टडी टेक्निक। ये जब मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस में मणिपाल में एमबीबीएस कर रहा था तब एक मेरा मलेशिया का फ्रेंड था, उसने मेरे को इस बुक से इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने वो इस बुक्स की काफ़ी टेक्निक बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं इनको अपने ऊपर यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये हाउ टू रीड फास्टर वाला जो मेथड है ये राज बपना की बुक से मैंने सीखा है। इसमें क्या है कि रूटीन में हम जो रीडिंग करते हैं, मैं इसको आपको एक इधर एग्जांपल के साथ समझाना पसंद करूंगा। इमेजिन कीजिए कि ये एक पैराग्राफ आपने पढ़ना है। रूटीन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही रीड करना शुरू कर देते हैं लाइक द स्किन इज अ सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेगुमेंट्री। पर अगर आप देखना, अगर आप ऐसे रूटीन में पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए टेक्निक क्या होती है, फिंगर एंड आई टेक्निक। आप अपनी फिंगर यूज करें और इस फिंगर को इस लाइन के नीचे से ऐसे शुरू करें और मिडल में आकर अपनी फिंगर को रोक लें और बाकी का जो सेंटेंस है वो अपनी आई मूवमेंट के साथ रीड करें। लाइक ऐसे यहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे रोक लें और नेक्स्ट जो लाइन है अपनी आई मूवमेंट के साथ रीड करें। ऐसे नेक्स्ट इसको ऐसे अपनी फिंगर मूव करते जाएं और मिडल में फिंगर रोक लें और फिर आगे आई मूवमेंट के साथ रीड करें। फिर आगे ऐसे मिडल में रोक लें और आई मूवमेंट के साथ रीड करें। आप फिंगर की जगह पेन भी यूज कर सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। ऐसे आप पेन के साथ यूज कर सकते हो और मिडल में रोककर बाकी आई मूवमेंट के साथ पढ़ें। आप इस टेक्निक को कम से कम 7 डेज के लिए प्रैक्टिस करें और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी और ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मैं इस टेक्निक को अपने सेकेंड ईयर एमबीबीएस के टाइम से यूज कर रहा हूँ और अब तो मेरी रूटीन बन चुका है, मैं ऑटोमेटिकली ऐसे रीड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है हाउ टू रीड फास्टर। अब इसके बाद जो तीसरा मैं हेडिंग मैंने रखा है वो है हाउ टू मेक नोट्स। ये मेरा थर्ड हेडिंग है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउ टू रीड, उसमें मैंने आपको SQ3R मेथड के बारे में बताया। दूसरा मेरा था हाउ टू रीड फास्टर, उसमें मैंने आपको आई टेक्निक और फिंगर टेक्निक के बारे में बताया। अभी मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू मेक नोट्स। देखिए नोट्स भी क्या होता है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। देखो क्लास में जब भी आप पढ़ते हैं आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का फायदा एक तो ये रहता है कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहती है, नहीं तो क्या होता है कि हर 15-20 मिनट बाद आपका माइंड कुछ और सोचने लगता है और आपकी डाइवर्शन हो जाती है। अगर आप नोट्स में कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। तो नोट्स जरूर बनाने चाहिए। अब है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इसके लिए 2 मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड का नाम है कॉर्नल मेथड और दूसरे का है माइंड मैप। पहले मैं आपको कॉर्नल मेथड के बारे में बताऊंगा। अगेन मैंने इस कॉर्नल मेथड के बारे में जो डॉक्टर तेजेंद्र सिंह की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मैंने इसमें
इस मेथड के बारे में सीखा। और मैंने इवन CMC लुधियाना में जब मैं अपनी फैमर की ट्रेनिंग कर रहा था, उस दौरान डॉक्टर तेजेंद्र सिंह की एक वर्कशॉप हुई थी, उन्होंने इस मेथड के बारे में हमें सिखाया था। ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको ये इसके थ्रू समझाना पसंद करूंगा कि आप क्या करेंगे। आपका सपोज पेज है, इस पेज को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक पार्ट लेफ्ट साइड में, एक नीचे और एक ऊपर भी आप लाइन बना सकते हैं। या मैं आपको एक प्लेन शीट के थ्रू दोबारा समझाना पसंद करता हूँ। मैं ये देखिए एक प्लेन शीट है, आप इस प्लेन शीट में क्या करें, इसको एक लाइन यहाँ पे लगा लें लेफ्ट साइड पे, एक आप ऊपर से लगा लें और एक आप नीचे से लगा लें। ये जो ऊपर वाला एरिया है, इसमें आपका जो टाइटल है, जो वो टाइटल लिख लीजिए और आप डेट भी लिख सकते हैं, आप अपने टीचर्स का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो मेन एरिया है, इसमें आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स एरिया, तो जो भी आपको समझ लग रहा है तो आप इसमें लिखें। पर अच्छी बात होगी कि आप इसमें कीवर्ड्स आप लिखें। मैं थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ हम सुनते हैं, हमेशा कुछ कीवर्ड्स होते हैं। आप अपनी हैबिट बनाएं और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। उससे क्या होगा कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखकर ही आपका पूरा काम चल जाएगा। तो जो भी ये आपका नोट्स एरिया है, यहाँ पे आप नोट्स बनाएं। इसके बाद आपको जब भी क्लास के बाद आपकी क्लास खत्म होती है तो आप जो ये नोट्स बनाए हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस तैयार करें कि ये जो आपका मटेरियल है ये किस चीज़ का आंसर है। इनके कुछ क्वेश्चंस आप इस जो लेफ्ट साइड वाला एरिया था, इस वाले एरिया में आप क्वेश्चंस लिखें, ठीक है। और आप उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रेपिटेशन रिवीजन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले एरिया को थोड़ा कवर कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चंस को रीड करके देखिए कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा इस एरिया को अनकवर करके आप आंसर पढ़ें दोबारा से, ठीक है। और फिर इसको फिर अनकवर करके फिर प्रैक्टिस करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर आपके तैयार हो जाएंगे, आपकी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं समरी। तो जो भी आपने ये नोट्स बनाए थे, इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप सबसे नीचे वाले यहाँ पे समरी वाले एरिया में लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब आपको कभी रेपिटेशन करनी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस समरी वाले एरिया को स्टडी करके आपका पूरा टॉपिक ये वाला पेज का तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको कॉर्नल मेथड बोलते हैं। ये कॉर्नल मैंने आपको बताया कि मैंने तो ये डॉक्टर तेजेंद्र सिंह की बुक से सीखा है, बट ये कॉर्नल यूनिवर्सिटी है एक अमेरिका में, उनके एक प्रोफेसर ने ये मेथड डिवाइस किया था और ये बहुत ही यूजफुल मेथड होता है नोट्स बनाने का। अब कॉर्नल के बाद मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में बताऊंगा। सेकंड मेथड का नाम है माइंड मैप। माइंड मैप में क्या होता है कि आप देखो, एक तो ट्रेडिशनल नोट्स होते हैं, वो मैंने बताया कि वो इतने यूजफुल नहीं रहते, और ये होते हैं जो इनको हम बोलते हैं नॉन लीनियर नोट्स। नॉन लीनियर नोट्स में मैंने कॉर्नल नोट्स के बारे में बताया। और दूसरा मैं आपको माइंड मैप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइंड मैप्स में क्या करना होता है, जो भी की कंसेप्ट होता है ना, आप उसको ऐसे सेंटर में लिख लीजिए की कंसेप्ट को। ये आपका की कंसेप्ट सेंटर में लिखा गया, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप साइड में ऐसे ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इसकी जो है जस्ट लाइक ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, इस ब्रांचेस की फर्दर सब ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो ये आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। हमारा माइंड भी इंफॉर्मेशन को इसी तरीके से याद रखता है, इसलिए जिस तरीके से हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को याद रख रहा है, आप अगर उसी तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पर इनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 10 से 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी लाइफ लॉन्ग आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहेंगे। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं नोट्स बनाने के, कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड एंड माइंड मैप नोट टेकिंग मेथड। चलो अभी मैं आपको मेरा जो फोर्थ हेडिंग है उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैंने 3 हेडिंग कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट था हाउ टू रीड, इसमें मैंने SQ3R मेथड के बारे में बताया। सेकंड था हाउ टू रीड फास्टर, जिसमें मैंने फिंगर और आई टेक्निक के बारे में बताया।
तीसरा था हाउ टू मेक नोट्स, इसमें मैंने कॉर्नर नोट्स और माइंड मैपिंग के बारे में बताया। अब फोर्थ है मेरा हाउ आवर माइंड लर्न्स। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को कैसे याद रखता है। देखिए हमारा माइंड लर्न्स इन स्टेप्स एंड जंप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इसमें अगेन मैं आपको एक इसके लिए साइकिल की एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने पहले सेंटेंस क्या यूज किया था कि अवर माइंड लर्न्स इन स्टेप्स एंड जंप्स। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बचपन में मैंने साइकिल सीखना था तो कुछ दिन तो क्या हुआ, मैं जब साइकिल को बैलेंस ही कर रहा था, मैं जब साइकिल को पकड़ के खड़ा हुआ था तो मैं उसको आगे मूव ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर कुछ फर्दर आने वाले दिनों में भी क्या हुआ, मैं साइकिल को चलाना शुरू हो गया बट मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पाया, ठीक है। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं साइकिल के ऊपर चढ़ भी गया। जो मैं साइकिल के ऊपर अचानक चढ़ा वो सिर्फ मेरी उस एक दिन का परिणाम नहीं था, वो परिणाम क्या था, जो कुछ दिन पहले मैं साइकिल को बैलेंस कर रहा था और बिना चढ़े चला रहा था। तो ऐसे ही हमारी लर्निंग में होता है कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं पर हमें टॉपिक समझ नहीं लगता, बट अचानक एक दिन टॉपिक समझ लग जाता है। वो अचानक एक दिन समझ नहीं लगता, वो जो आप कुछ दिन पहले उसको रीड कर रहे थे वो धीरे धीरे कुछ जो नॉलेज आपकी इकट्ठी हो रही थी, देन फाइनली आपको वो टॉपिक समझ लग गया। तो इसलिए जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं आपको उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनको डिफिकल्ट समझ के छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनको रोज धीरे धीरे पढ़ते रहना चाहिए और एक दिन आएगा, जंप आएगा आपकी लर्निंग में और वो टॉपिक आपको समझ लग जाएगा। तो ये एक हमारे माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वी लर्न इन स्टेप्स एंड जंप्स। तो धीरे धीरे हम पहले स्टेप लेते हैं एंड देन सडनली देयर इज ए जंप। ओके, नेक्स्ट मैं पॉइंट बताने वाला हूं कि जब भी हमें कुछ लर्निंग करनी होती है तो इट्स बेटर कि आप एक से ज्यादा सेंस यूज करें। आपको पता है हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आईज, हियरिंग, टेस्ट, टच, ठीक है, एंड स्मेल। अगर आप सिर्फ एक ही सेंसरी ऑर्गन यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ विजन आईज यूज कर रहे हैं, लाइक अगर सपोज आपने कुछ पढ़ना है और आप जस्ट ऐसे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ आप एक ही सेंसरी ऑर्गन यूज कर रहे हैं, तो देखा गया है कि जो लर्निंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आप एक से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन यूज करेंगे तो लर्निंग ज्यादा होगी। लाइक अगर आप इसको बोलकर पढ़ें तो क्या होगा, आपको हियरिंग भी साथ में हो रही है, तो 2 सेंसरी ऑर्गन यूज हो गए, ठीक है। या फिर आप कोशिश करो कि कुछ क्रिएटिविटी लर्निंग में कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करो आप, ठीक है, कुछ कलरफुल बनाओ आप थिंग्स को, उससे आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी। बिकॉज जो हमारा माइंड है वो कलरफुल इमेजेस को ज़्यादा बेटर रिमेंबर करता है कंपेयर टू ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, एंड सिमिलरली आवर माइंड रिमेंबर मोशन मूविंग थिंग्स बेटर देन द थिंग्स व्हिच आर स्टैंडिंग। एक ऐसा और चीज भी है, हमारा माइंड ना यूनिक चीजों को बहुत पसंद करता है, यूनिक चीजों को। तो कोशिश करो कि आप चीजों को यूनिक बनाने की कोशिश करो। मैं इसके लिए अगर एग्जांपल दूंगा कि लोग, आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हो, आपको बहुत चीजें नजर आ रही हैं बट आप उन चीजों को याद नहीं कर पाओगे। और अगर सपोज आप कोई अनयूजुअल कोई यूनिक चीज देखते हो, कोई आप एक्स्ट्रा चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखते हो, चाहे वो आपने वो मूविंग ट्रेन में ही देखी है पर वो चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अपनी लर्निंग को यूनिक बनाने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करो, ताकि आप चीजों को याद रख पाओगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ना एक डिफिकल्ट टॉपिक और सिंपल टॉपिक में डिफरेंस बताना पसंद करूंगा, ठीक है। आप सबने महसूस किया होगा कि कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं लग रहा, और कुछ टॉपिक आपको सिंपल लगते हैं। ये क्या डिफरेंस होता है डिफिकल्ट टॉपिक और सिंपल टॉपिक में? एक्चुअली हम सिंपल टॉपिक उसको बोलते हैं जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे माइंड में ऑलरेडी कुछ नॉलेज बनी हुई है, ठीक है, कुछ बेस बना हुआ है, हमें वो टॉपिक सिंपल लगता है। और जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा कुछ बेस नहीं बना हुआ, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, हमें वो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल कैसे बना सकते हैं,
हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज क्रिएट करनी चाहिए, और जहाँ फिर जो अगर प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी है तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए। और वो प्रीवियस नॉलेज कैसे बन सकती है, तो आप धीरे धीरे उसको रीड कर सकते हैं, टॉपिक को स्मॉल स्टेप्स में रीड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कुछ नॉलेज क्रिएट होती जाएगी। आप देन उसके ऊपर आप नई नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अवर माइंड लर्न्स इन स्टेप्स एंड जंप्स। अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लगातार, मान लो सपोज आपने 2 घंटे पढ़ना है, तो लगातार 2 घंटे पढ़ने की बजाय आप ऐसा करो, उस डिफिकल्ट टॉपिक को आधे घंटे के स्पेल्स में 4 बार ही पढ़ो, ठीक है? तो इससे आपकी लर्निंग ज्यादा बेटर रहेगी, वो डिफिकल्ट टॉपिक सिंपल बन जाएगा। तो ये था मेरा हाउ अवर माइंड लर्न्स। इसमें मैंने आपको बताया एक तो कि अवर माइंड लर्न्स इन स्टेप्स एंड जंप्स, इसमें मैंने आपको साइकिल वाली एग्जांपल बताई, और एक मैंने आपको बताया कि वी शुड यूज मोर देन वन सेंस ऑर्गन, और मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड कलरफुल चीजें, मूविंग थिंग्स, यूनिक चीजें याद रखता है, इसलिए मेक योर स्टडी मटेरियल कलरफुल, साउंड एंड मूविंग, एंड क्रिएट सम प्रीवियस नॉलेज टू मेक द डिफिकल्ट टॉपिक इजी। ठीक है, अब मैंने जो नेक्स्ट आपको बताना है 5th पॉइंट, वो है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन, कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद जो टॉपिक है रिवाइज करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, रेपिटिशन बहुत जरूरी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन के लिए आपको एक फॉरगेटिंग कर्व है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फॉरगेटिंग कर्व, तो मैं आपको थोड़ी सी ये फॉरगेटिंग कर्व बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला था कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमें रिवाइज करना चाहिए। इसके लिए आपको फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, फॉरगेटिंग कर्व होती है कि हम कितनी टाइम ड्यूरेशन बाद जो लर्निंग जो हमने की होती है उसको भूल जाते हैं। तो मैं इस साइड पे दिखा रहा हूँ, देखो इमीडिएटली तो अगर इमीडिएटली जब हमारी लर्निंग होती है तो 100% लर्निंग होती है, पर 20 मिनट बाद लर्निंग हमारी 58.2% रह जाती है, और 1 घंटे बाद हमारी लर्निंग 44.2% रह जाती है, और 9 आवर्स बाद 35.8%, और आफ्टर 1 डे 33.7%, आफ्टर 2 डेज 27.8%। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप जस्ट ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 1 घंटे बाद हमारी लर्निंग जस्ट 50% रह जाती है, और आफ्टर 1 डे जो है 30% रह जाती है, आफ्टर 2 डे 25%, और आफ्टर 1 मंथ इट्स लेस देन 20%। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर आप अपना रिवीजन ऐसे करें तो इमीडिएटली जो आपका फर्स्ट जो रिवीजन है वो शुड बी इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। जैसे ही आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हुआ है तो इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको रिवाइज करना चाहिए। तो रिवाइज के लिए मैंने आपको बताया है कि फास्ट रीडिंग आप करेंगे, कॉर्नर मेथड अगर आपने बनाए होंगे तो आप ज्यादा कम टाइम में अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो इमीडिएटली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और 24 आवर्स के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और आफ्टर 3 डेज रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और वो आप अच्छे बेटर तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकोगे, और जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकोगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। देखो, इंफॉर्मेशन यूजफुल तभी होगी जब जरूरत पड़ने पर आप उसको रिट्रीव कर सको। अगर जरूरत पड़ने पर आप उसको रिट्रीव ही नहीं कर सकते तो ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पड़ी होनी चाहिए कि जब जरूरत है आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। इवन मैं आपको कहूंगा कि जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है और एक जो कम इंटेलिजेंट पर्सन है, उनमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि इंटेलिजेंट पर्सन जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाते हैं, और जो कम इंटेलिजेंट बंदे हैं उनके माइंड में इंफॉर्मेशन होती है पर वो जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते। आप इसको कंप्यूटर के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज आपने कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोड करके रखी हुई है, पर जब अगर सपोज आपको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उस टाइम अगर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो ऐसी इंफॉर्मेशन लोड करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तरीका वही है कि आप टाइम पर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें। तो हमारे ब्रेन में भी यही बात है, बट जैसे कंप्यूटर में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर रहे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है,
ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी अगर कोई आप इंफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे तो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो उसको सही फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपको रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। और रिवीजन के लिए मैंने आपको फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया। ये आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं तो विद द टाइम हम उसको भूल जाते हैं, तो उस फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करना बहुत जरूरी है ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको याद रहे। इसको हम जो विद टाइमली जो अपनी रेपिटेशन करनी होती है, हम इसको स्पेस्ड रेपिटेशन भी बोलते हैं। मैं इसको ना क्योंकि मैं डॉक्टरी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, मैं इसको जो बच्चों में हम वैक्सीन लगाते हैं उसके साथ भी आप कंपैरिजन करता हूं। कई बार आपको पता है कि जब हम बच्चों में इंजेक्शन लगाते हैं कई बार सिंगल डोज इफेक्टिव नहीं होती, हमें उसकी रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है ताकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है उनको रिपीटेडली इसको एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके। सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी भी रेपिटेशन करनी पड़ती है ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारी ज्यादा स्ट्रांग बनी रहे। ठीक है, ओके। ये मेरा 5वां पॉइंट था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था हाउ टू रीड, जिसमें मैंने आपको SQ3R के बारे में बताया। उसके बाद मैंने हाउ टू रीड फास्टर, जिसमें मैंने आपको फिंगर और आई टेक्निक के बारे में बताया। फिर मैंने आपको हाउ टू मेक नोट्स, वो मैंने कॉर्नर और माइंड मैपिंग के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया हाउ अवर माइंड लर्न्स, उसमें मैंने आपको स्टेप्स एंड जंप्स जो साइकिल वाली एग्जांपल बताई। फिर मैंने आपको बताया कि वी शुड यूज मोर देन वन सेंस, ठीक है। और फिर मैंने आपको डिफिकल्ट टॉपिक और सिंपल टॉपिक के डिफरेंस के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको फॉरगेटिंग कर्व और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको रिवीजन करनी चाहिए ये बताया आपको। अब इसके बाद मैंने आपको ना मैं आपको पावर ऑफ बिलीफ के बारे में बताऊंगा। पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ बिलीफ होता है कि जो हम विश्वास करते हैं वही हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम ये विश्वास करेंगे कि हम डिफिकल्ट टॉपिक को नहीं लर्न कर सकते तो हम नहीं लर्न कर पाएंगे। अगर हम माइंड में ये विश्वास करेंगे कि हम डिफिकल्ट टॉपिक को भी लर्न कर सकते हैं तो हम लर्न कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपको एलिफेंट की एग्जांपल दूंगा। अगेन मैंने ये एग्जांपल जो राज बपना वाली बुक है उस बुक से ली है। तो मैं आपको एलिफेंट की एक एग्जांपल देता हूं। पावर ऑफ बिलीफ के बारे में आपको बताया मैंने। जो हाथी होता है, जब हाथी छोटा होता है, बच्चा होता है, तब उसका जो महावत होता है, जो केयर टेकर होता है, वो उसको एक रस्सी से बांध के रखता है। सॉरी, जो उसका केयर टेकर होता है वो उसको बचपन में संगलों से, जंजीरों से बांध के रखता है। और वो हाथी बहुत कोशिश करता है कि मैं संगलों को तोड़ सकूं, बट क्योंकि हाथी बच्चा होता है उसमें ताकत कम होती है और संगलों की पावर ज्यादा होती है तो वो उन संगलों को तोड़ नहीं पाता। तो धीरे धीरे हाथी बड़ा होता जाता है तो जो महावत होता है उसको एक रस्सी से ही बांध देता है। बट हाथी का मन में विश्वास बैठ जाता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे को बांध के रखा था, मैंने बहुत कोशिश की और मैं इसको नहीं तोड़ पाया। अब वो बड़ा हो गया है, पावरफुल भी हो गया है और एक सिंपल रस्सी से बंधा हुआ है, बट फिर भी वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता बिकॉज उसके मन में विश्वास बैठ चुका है कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश की थी और मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए आप मन में जैसा विश्वास बिठा लेंगे वैसा ही आपका मन बन जाता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अच्छा विश्वास रखें कि हम इस हर चीज को कर सकते हैं। अब जो भी आपका माइंड सोचता है कि हम कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और हाई सेल्फ एस्टीम हमारा होना चाहिए। तो ये मेरा कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे थे। अब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा। एक मैं आपको ना एक बताना चाहूंगा 4 स्टेजेस ऑफ कंपिटेंसी। ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ कंपिटेंसी। चलो अब मैं आपको 4 स्टेजेस ऑफ कंपिटेंसी या जिसको 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसका मतलब है व्हेन वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि हमें वो चीज नहीं पता। ये बहुत ही डेंजरस स्टेज है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमें उस चीज का बारे में नहीं पता। ये फर्स्ट स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि हमें समझ लग जाती है कि हमें वो चीज नहीं पता। मींस व्हेन वी नो दैट वी डोंट नो। ये बेटर स्टेज है कंपेयर टू फर्स्ट स्टेज। एटलीस्ट इसमें हमें ये तो समझ है कि हमें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है।
अगर हमें ये समझ लग जाए तो हम उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग होती है। इसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कंपिटेंस। इसमें क्या है, हमें उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है बट अभी हम कॉन्शियस हैं, हम बड़े ध्यान से हर चीज को करते हैं। मैं ना आपको इसके लिए एक कार की एग्जांपल देता हूं कि मान लो सबसे पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाता है। और वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कार चलानी नहीं आती, वो फर्स्ट स्टेज में है, वो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कार चलानी नहीं आती। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको समझ लग जाता है कि मुझे कार चलानी नहीं आती, मतलब अभी भी वो इनकम्पिटेंट है बट वो कॉन्शियस है, अभी कॉन्शियस इनकम्पिटेंट। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वो कार चलानी सीख जाता है बट वो बहुत ध्यान से चलाता है, डरते डरते चलाता है कि कहीं मेरा पैर रेस की जगह ब्रेक पे ना लग जाए, ब्रेक की जगह रेस पे ना लग जाए, तो बहुत ही कॉन्शियसली चलाता है। तो वो थर्ड स्टेज में है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कंपिटेंस। इसके बाद वो फोर्थ स्टेज में जाता है जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस और कंपिटेंस, मतलब वो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी दिमाग पे जोर डाले वो कार चलाता रहता है। ठीक है, तो व्हेन वी नो हाउ टू डू समथिंग थ्रू अनकॉन्शियस हैबिट, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही हम एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो हमें फाइनली इस फोर्थ स्टेज पे पहुंचना है कि हम विदाउट अपने माइंड पे जोर डालें वो चीज को करते रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिंगर टेक्निक और आई टेक्निक है वो मैं अपने एमबीबीएस के सेकंड ईयर से कर रहा हूं और अभी मैं अनकॉन्शियसली कर रहा हूं, मतलब अभी मैं फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका हूं, अभी मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि मैंने वो फिंगर टेक्निक यूज करनी है। तो ये 4 स्टेजेस हैं हमारी लर्निंग की। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ना एक ब्रेक रूटीन के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर हमें स्टडीज के लिए देखो बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं यहाँ पे आप कहूंगा कि वी हैव टू वर्क हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, बट सेम टाइम यू हैव टू वर्क स्मार्ट आल्सो। सो वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, ये मैंने जो लाइन है ये मैं डॉक्टर शिव खैरा की बुक है यू कैन विन, इनसे सीखी है कि वी शुड वर्क हार्ड। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा था। देखिए, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है बट हमें एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज हेल्दी माइंड स्टेज इन ए हेल्दी बॉडी। तो हमारी डाइट, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और साथ में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। मैं आपको एक ये कहना चाहूंगा कि हमें पानी जरूर पीना चाहिए। पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं उतना पानी पीना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं जब मणिपाल में एमबीबीएस कर रहा था तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो मैं वहां पे क्या करता था, पानी ज्यादा पीता था। देखो, पानी पीने से क्या होता है, एक तो आपके बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है, एक क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक मिल जाती है, बिकॉज जब ज्यादा पानी पिएंगे तो ब्लैडर का प्रेशर बन जाएगा, तो आपको यूरिन पास करने की आपकी इच्छा होगी तो आप उठ के जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक मिल जाती है, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हमें पानी जरूर पीना चाहिए ताकि हमें ऑटोमेटिकली ब्रेक मिल जाए। और ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेच, अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना चाहिए। लाइक आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो और आप ऐसे यू कैन टच द टोज, और कम से कम इसको 5-6 बार कीजिए आप जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट अगर आपको कोई बैक एक की प्रॉब्लम है तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा, तो आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेचिंग के बाद एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम पाम मेथड बोलते हैं। अगेन ये राजगुप्ता की बुक में दिया हुआ है। इसमें आप आराम से ऐसे कुर्सी पे बैठ जाएं और अपनी पाम्स को ऐसे आंखों पे रखें और उसके बाद आप हल्के से सांस लें और उसके बाद आप अपनी बॉडी पार्ट्स को फील करें। लाइक मैं अभी फील अपने हेड को फील कर रहा हूं, आप ऐसे फील कीजिए कि आप अपने हेड के ऊपर अपने हाथ फेर रहे हैं, हेड के बाद अपने फेस के ऊपर आ जाएं और इसके बाद अपनी अपर लिम्स के ऊपर आ जाएं। पहले आर्म, फिर फोर आर्म,
फिर हैंड्स, उसके बाद अपनी चेस्ट, फिर बैक ऑफ द चेस्ट, फिर एब्डोमेन, बैक ऑफ द एब्डोमेन, फिर अपनी लोअर लिम्स, पहले थाइज के ऊपर, फिर नीज, लेग, फुट, टोज, ग्रेट टो, लिटिल टो, ऐसे अपनी बॉडी को फील कीजिए और साथ में कोशिश कीजिए कि अपनी सांसों के ऊपर भी ध्यान कीजिए। आप सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अंदर लेने को बोलते हैं इंस्पिरेशन, बाहर को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के ऊपर ध्यान रखें और अपने बॉडी पार्ट्स को फील करें। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद उसके बाद आप आराम से अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, आप रेस्ट फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। ये एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक है। आपको अगर किसी और टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो आप और टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिटेशन टेक्निक से आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। हमें हर 40-45 मिनट बाद ये 5 मिनट का रेस्ट जरूर करना चाहिए, बट रेस्ट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं एडवाइस करता हूं कि आपको रेस्ट के लिए बेड पे लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट गए तो काफी चांसेस है कि आपको नींद आ जाएगी और आपकी ब्रेक 5 मिनट की जगह 50 मिनट की भी हो सकती है। तो इसलिए ये ब्रेक रूटीन है, इसको स्ट्रेच और ये पाम मेथड तक ही लिमिट रखें। अगेन ये मैंने क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये राज बफना की बुक है माइंड पावर टेक्निक। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आंसर मैंने राज बफना की जो बुक है उनसे तैयार किए हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन है जो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इज इट बेटर टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट। देखिए ये काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें सुबह मॉर्निंग पढ़ना चाहिए या रात को लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ये है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज डिफरेंट। सम पीपल्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, अदर प्रेफर टू स्टडी इन द नाइट। वैसे मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करता था। मैं अभी भी अर्ली मॉर्निंग उठता हूं, 5 बजे उठ जाता हूं अभी भी, पर मैं अपने एमबीबीएस टाइम में 4 बजे उठता था, 10 बजे सोता था, 10 to 4 6 आवर्स स्लीप से मेरा रूटीन रहता था। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो बड़ा शांतमयी। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आपको जो ठीक लगता है, बट मैं प्रेफर करता हूं कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी लेट नाइट आपको जितना भी लेट नाइट पर ऐसा मैं एडवाइस नहीं करता कि पूरी लेट नाइट आपको नाइट पूरा जागना चाहिए। तो 11 बजे तक, आप 11:30 बजे तक जैसा ठीक लगता है आपको सो जाना चाहिए। कम से कम 6 आवर्स स्लीप बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट बेटर टू स्टडी जस्ट वन सब्जेक्ट पर डे और रीड ऑल द सब्जेक्ट्स एवरी डे। तो इसमें मैं कहूंगा कि बेटर है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, आपको सब्जेक्ट चेंज करते रहना चाहिए, बिकॉज चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज द रेस्ट ऑफ द माइंड। चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज द रेस्ट ऑफ माइंड। जैसे हम कहते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन इज द रेस्ट ऑफ माइंड, तो सिमिलरली चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज द रेस्ट ऑफ माइंड। इट्स बेटर है कि आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे लगातार पढ़ने की बजाय आप आधे घंटे में 4 सब्जेक्ट पढ़ें और फिर उनको दोबारा से रिपीट करें। इससे क्या होगा, एक तरह की रेपिटेशन भी हो जाएगी, आपका माइंड ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन को याद रखेगा। तो मैं एडवाइस करता हूं कि हमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने चाहिए। फिर फॉर विच सब्जेक्ट यू शुड मेक नोट्स एंड फॉर विच यू शुड नोट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाया कि इट्स बेटर है कि हमें हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज नोट्स बनाने से हमारी कंसंट्रेशन बेटर रहती है और हमारी बेटर हम मेमोराइज कर सकते हैं, बेटर रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बताने के मैंने आपको ऑलरेडी कॉर्नल मेथड और माइंड मैपिंग टेक्निक्स 2 मेथड आपको बता चुका हूं। हाउ मेनी आवर्स पर डे टू स्लीप। देखिए मैं इसमें मैंने पहले बताया कि 6 आवर्स स्लीप सफिशिएंट है, और मैं इसमें एडवाइस करूंगा कि अगर आप 1 घंटा दिन के टाइम भी सो सकते हो तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपकी बॉडी दोबारा से फ्रेश हो जाती है, आपकी बैटरी दोबारा चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता, तो देखिए मैंने आपको बताया कि 6 आवर्स स्लीप जो सफिशिएंट होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप। आप जितना ज्यादा सोओगे उतनी ज्यादा नींद आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोना चाहिए, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही सोना चाहिए। और आफ्टर स्लीप यू शुड फील फ्रेश। अगर आप सोने के बाद फ्रेश फील नहीं कर रहे, इट मींस आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और
मैंने आपको जैसे बताया कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने एमबीबीएस टाइम में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बाय महर्षि महेश योगी जी उसका कोर्स किया था, ठीक है। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये कुछ टेक्निक आप सीख सकते हैं। इन मेडिटेशन टेक्निक से क्या होता है कि आपकी बॉडी को काफी रेस्ट मिलता है, काफी रिलैक्सेशन मिलती है और आप बेटर अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि शुड वी पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हमें बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, तो अगर आउटडोर गेम खेलकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये अगेन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि पर अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि आप इस पे टाइम नहीं दे पाएं। बट अगर सपोज आप प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑलरेडी आपका एडमिशन हो चुका है, लाइक एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है, तब अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हेल्दी बॉडी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग हेल्दी माइंड रेस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। शुड यू यूज कंप्यूटर फॉर स्टडीइंग। तो देखिए आजकल कंप्यूटर का जमाना है, हर चीज कंप्यूटर पे। तो मैं कहूंगा कि आजकल जैसे गूगल यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट ये कंप्यूटर बहुत रिस्की है, ये डबल एज स्वॉर्ड है, आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसका बहुत प्रॉपरली अगर आप यूज करें तो कंप्यूटर के बहुत फायदे हैं। आजकल एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम ये टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है। इसमें अगर टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाना है, आप उससे पहले वो टॉपिक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से देखकर उसके बाद क्लास अटेंड करें, तो देखा गया है कि आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स की यूट्यूब के आपको वीडियोस मिल जाती हैं, तो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड आप यूज कर सकते हो। तो मैं पर्सनली एडवाइज करता हूं कि हमें कंप्यूटर यूज करना चाहिए, बट लिमिटेड यूज करना चाहिए। हमें ये हमारा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। हमें टाइम फेसबुक या व्हाट्सएप या और ट्विटर इनके ऊपर ट्विटर वगैरह पे नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बट कंप्यूटर स्टडी पर्पस के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। शुड यू सेट हाई गोल्स। देखिए हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने एग्जाम में पास होना है, हमें हाई गोल्स बनाने चाहिए। अगर हम हाई गोल्स बनाएंगे तभी हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, बेटर पढ़ेंगे, बेटर हमारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। A student who tops in the exam is not always a good doctor or good professional। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। बिकॉज एक गुड प्रोफेशनल के लिए जस्ट एकेडमिक नॉलेज ही काफी नहीं होती। You must have a mastery in communication and interpersonal skills। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसलिए अटेंड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशन में आते हैं तो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज काम नहीं आती, आपकी जो बाकी जो क्वालिटीज हैं वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। शुड वी स्टडी एट ए स्ट्रेच और टेक ब्रेक। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड लगातार पढ़ नहीं पाएगा, तो हमें हर 40-45 मिनट के बाद ब्रेक लेनी चाहिए, 5 मिनट ब्रेक। जो ब्रेक मैंने आपको बताया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेच ब्रेक और पामिंग मेथड, जिसमें आप अपनी बॉडी को फील करें, अपनी कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग, सो दैट विल प्रोवाइड यू रिलैक्सेशन, ठीक है। मेमोरीज को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो मैंने कुछ मेथड्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि बिकॉज हमारा माइंड रिमेंबर्स कलर, मोशन, साउंड, मूविंग थिंग्स, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और यू कैन यूज मोर देन वन सेंसेस, ठीक है। और फिर जहाँ एक और तरीका होता है निमोनिक्स, आप निमोनिक्स बना सकते हैं। निमोनिक्स का क्या मतलब होता है कि जो आपने चीज रिमेंबर करनी है उसका फर्स्ट लेटर आप याद रख सकते हैं। जैसे हम विवग्योर बोलते हैं, विवग्योर जो 7 रंग होते हैं हमारे, ठीक है। इंद्रधनुष के 7 रंग, विवग्योर उसका सबसे पहला लेटर वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये जस्ट एक विवग्योर एक निमोनिक्स है। तो सिमिलरली आप दूसरी चीजों के भी निमोनिक्स बना सकते हैं और आप उनसे जो है वो मैटर, जो डिफिकल्ट मैटर है, आप उसको याद रख सकते हैं। ये निमोनिक्स बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, पर धीरे धीरे क्या होगा, आप निमोनिक से अगर एक बार चीज याद रह जाएगी, धीरे धीरे वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, तो कई बार निमोनिक्स की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक मैंने कीवर्ड लिखा है, मैंने पहले भी आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था। हमें हर चीज में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स को याद रखोगे तो पूरा का पूरा जो है वो पैराग्राफ है वो आप याद रख सकते हैं,
कई बार पूरा पैराग्राफ याद रखना मुश्किल होता है, बट कीवर्ड्स याद रखना इजी होता है। सो आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। और रिवीजन तो मैंने बताया, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, उसके लिए मैंने आपको फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया, कैसे आपको रिवीजन करनी चाहिए। मैंने आपको इवन वैक्सीनेशन वाली एग्जांपल भी बताई, ठीक है। और नेक्स्ट है डिस्कशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, एक तो आपकी एक से ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं, ठीक है। और एक अगर आप जब किसी को दूसरे को समझाते हैं तो ज्यादा आपकी जो मैटर है वो क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। आप उसका सुनते हैं, आपको पता लग जाएगा वो कहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये डिस्कशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करके पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है कि आप उसका हार्ड वर्क का भी फायदा उठा सकते हैं। सपोज कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, आप उस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक पार्ट आपका फ्रेंड पढ़ सकता है, एक पार्ट आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने अपना लर्न किया हुआ टॉपिक आप उसको समझा दो, वो अपना लर्न किया हुआ टॉपिक आपको समझा देगा। इसको हम जिग्सा टेक्निक बोलते हैं, जिग्सा टेक्निक। तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ना थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा माइंड है ना, इसके दो हाफ होते हैं, ब्रेन के राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन जिसको हम बोल देते हैं, या फिर मेडिकली हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो रिटन चीजें मेमोराइज करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो पिक्चर्स, कलर्स, क्रिएटिविटी याद रखता है। और ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कॉर्पस कैलोजम के थ्रू जुड़े होते हैं। तो अगर हम अपने दोनों हेमिस्फीयर्स का यूज करेंगे तो हम ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन है वो याद रख सकते हैं। इसलिए हमें हमारी अगर चैप्टर में कोई पिक्चर दी हुई है, कोई डायग्राम दी हुई है, कोई ग्राफ दिया हुआ है, हमें उसको समझने के लिए जरूर टाइम लगाना चाहिए। हो सकता है कि कई बार उसको समझने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, बट हमें वो टाइम जरूर लगाना चाहिए, बिकॉज हम उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, और उसको ज्यादा फिर हम इजी रिट्रीव कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द कीवर्ड। अगर आप इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, आप उसको टाइम पे रिट्रीव नहीं कर पाओगे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। आपके कंप्यूटर में आपने कोई चीज सेव करके रखी है, पर टाइम जरूरत पड़ने पर आप उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। सेम थिंग फॉर अवर ब्रेन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द मेन पॉइंट। ये पावर ऑफ बिलीफ मैंने आपको बताया ही था। अच्छा, ये कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ फॉर स्कोरिंग बेटर इन द एग्जाम। अगेन ये टिप्स मैंने राजबपना की बुक से ही तैयार की हैं, ठीक है। वी मस्ट गो थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स। अगेन वो हमारा जो SQ3R वाला मेथड था कि हमें क्वेश्चंस पहले देखने चाहिए, देन वी शुड रीड एंड रिसाइट एंड रिव्यू। इवन अगर हमारा कोई क्लास टेस्ट है तो उससे पहले भी हमें पास्ट ईयर पेपर्स देख लेने चाहिए, उनको प्रैक्टिस करें हम। और जब टीचर क्लास में बोलता है कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इट इज लाइकली दैट एग्जाम में टीचर उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। और डायग्राम जरूर बनाएं एग्जाम में, यहाँ पे भी आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम भी हो सकती है, आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। और always see your corrected answer books and see how could you improve next time। मतलब अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है तो ये टीचर ने आपकी आंसर बुक्स करेक्ट की हैं, आपको उनको दोबारा से देखना चाहिए। आप देखो कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करें। और कलर्स को यूज, जितने भी कलर्स आपको एग्जाम में, जो भी यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है, जितने भी कलर्स अलाउड हैं, अगर आप उतने कलर्स आप यूज कर सकते हैं। साफ सुथरा में लिखना चाहिए, एंड आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट, लीव पेजेस सो दैट सीक्वेंस डू नॉट ब्रेक। ये आप कर सकते हैं। डू नॉट लीव द एग्जाम रूम बिफोर टाइम। देखिए मैं ना आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो बेटर है कि हमें 3 घंटे वहां पे बैठना चाहिए, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट पे हमें कोई पॉइंट जो हम भूल रहे होते हैं वो याद आ जाता है। मतलब हमारी जो प्रीवियस मेमोरी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो जो 3 घंटे का टाइम है एग्जाम का, उससे पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट लीव द एग्जाम रूम बिफोर टाइम। ड्रेस कंफर्टेबली, जो भी ये एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, अगर गर्मी का मौसम है ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शूज़ की जगह आप स्लीपर्स पहन सकते हैं। तो वी शुड बी कंफर्टेबल इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड वी शुड रिलैक्स बिफोर द एग्जाम बिगिन। ये रिलैक्सेशन के लिए जो पाम मेथड मैंने आपको बताया था, रिलैक्सेशन के लिए आप अपने हाथ आंखों पे रखें। ये आप एग्जाम से पहले भी ये पामिंग मेथड कर सकते हैं, एंड यू शुड रिलैक्स।
एंड अगर सपोज कोई फेलियर हो जाती है, वी शुड टेक दैट फेलियर एज ए चैलेंज देन डिप्रेशन। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, वी शुड टेक द फेलियर एज ए चैलेंज रेदर देन डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना जो ये मेरा टॉपिक था मैं इसको खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल में आपको, बिकॉज मैं फोरेंसिक मेडिसिन फील्ड से डील करता हूँ, आपको कुछ पोस्टमार्टम के साथ रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगी। वो वीडियो वैसे मैंने अपने जो एमबीबीएस सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई हैं। वो अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज इग्नोर दोज वीडियोस। ठीक है, अगर ऐसी वर्कशॉप अगर आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर फिजिबल हुआ तो मैं आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में आके भी ऐसी एक दिन की वर्कशॉप करवा सकता हूं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9876005211। आप मेरे से ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है drparmodgoyal@gmail.com, डॉक्टर प्रमोद गोयल @gmail.com। प्रमोद के स्पेलिंग मेरे PAR हैं, प्लीज इस बात को ध्यान दें क्योंकि कई बार गलती से PRA लिखा जाता है, पर मेरे स्पेलिंग PAR हैं। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिजिबल हुआ तो ये वर्कशॉप में ऐसे हाउ टू स्टडी जो है आपके इंस्टीट्यूट में भी करवा सकता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल हम इस वीडियोस में भी डाल देंगे।